जीवों में विविधता हमारा तीसरा चैप्टर है। जीवों में विविधता अर्थात जितने सारे पृथ्वी पर जीव जंतु हैं उनमें कुछ न कुछ अंतर पाए जाती है। सभी भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इनके हमारे चारों ओर विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जिनके आकार, आकृति, भोजन, आवास, रंग आदि अलग होते हैं। सभी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न होते हैं। कुछ गोलाकार होते हैं, कुछ की आकृति तारे जैसी होती है। तो इसके अलावा कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कुछ इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो इनको देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप द्वारा ही हम इसको देख सकते हैं। जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ तथा एक कोशिकीय शैवाल आदि। और कुछ जीव तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें साधारण माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। इनका अध्ययन एक विशेष माइक्रोस्कोप यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जा सकता है। इन सूक्ष्म जीवों के अलावा प्रकृति में कुछ ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जिनकी आकृति काफ़ी बड़ी होती है। उदाहरण स्वरूप पादपों में वटवृक्ष यानी कि बनियान ट्री, बरगद का पेड़ जो होता है वो, आम का पेड़ आदि, एवं जंतु में नीले व्हेल, हाथी, ऊंट, गेंडा, ये सारे क्या होते हैं? बहुत ही बड़े बड़े आकार के होते हैं। जब हम किसी जीव की तुलना दूसरे से करते हैं तो विभिन्नताओं के अलावा उनमें कुछ समानताएं भी देखने को मिलती है। जैसे आदमी की तुलना अगर हम गाय या बंदर से की जाए तो गाय की तुलना में आदमी या बंदर की अधिक समानताएं मिलती है। चूँकि इस धरती पर लाखों जीव रहते हैं, इतनी बड़ी संख्या के चलते सबों का अध्ययन करना संभव नहीं है। इसलिए हम जितने सारे जीवों की आपसी समानताओं के आधार पर उनके विभिन्न वर्गों एवं समूहों का अध्ययन करना आसान होता है। इसलिए अध्ययन के हिसाब से सबको एक समूह में रखा जाता है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जीवों के किस लक्षण या किस स्ट्रक्चर के आधार पर, उसके आदतों के आधार पर या जो भी उसके सामान्य लक्षण हैं उनके आधार पर हम जीव जंतु का किस तरह से वर्गीकरण करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हम आगे इसको देखते हैं। जीवन काल के हिसाब से सभी जीवों में विशिष्टता जो है पाई जाती है। कुछ स्पष्ट भिन्नता होती है। कुछ जीव जैसे चीड़ के वृक्ष हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं, जबकि कुछ मच्छरों का जीवन कुछ ही दिनों का होता है। यानी कि अगर हम जीवन काल के हिसाब से अगर जीवों में अगर भिन्नता देखें तो कुछ जीव हजारों लाखों वर्ष जीते हैं, जबकि कुछ जीव जो है वो क्या है कि उनका जीवन कुछ ही दिनों का या कुछ ही घंटों का होता है। अपना भोजन प्राप्त करने के तरीकों में भी जीवों में भिन्नता पाई जाती है। कुछ जीव जैसे क्लोरोयुक्त पौधे अपना भोजन स्वतः बनाते हैं, जबकि अन्य जीव भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कुछ जीव मांसाहारी होते हैं, जबकि कुछ जीव शाकाहारी होते हैं। और कुछ सर्वभक्षी, उनकी वे जीव जो है वो सब कुछ खाते हैं। यानी कि हम अगर जीवों के बारे में अध्ययन करें, अगर अच्छे से उसको देखें, अच्छे से अगर उसमें ध्यान लगाएं तो देखेंगे कि वे उनका भोजन करने का तरीका, उनका भोजन बनाने का तरीका, उनका खान पान, हर चीज़ बहुत ही उसमें भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार धरती पर विभिन्न प्रकार के जीवों का विकास बीते 3.5 अरब वर्षों का परिणाम है। यानी कि 3.5 अरब वर्षों से भी ज़्यादा टाइम से इतने सारे जीव जंतुओं का विकास संभव हुआ है। अगर जीव जंतुओं के विकास के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले धरती पर एक कोशिकीय जीव आए थे, है ना। ये इनकी प्रोकैरियोटिक जीव आए थे, प्रोकैरियोटिक सेल वाले जीव आए थे। उसके बाद धीरे धीरे उनमें विकास होता गया और यूकैरियोटिक सेल वाले जीवों का विकास फिर उससे संभव हुआ। जीवों की विभिन्नता का प्रभावी ढंग से अध्ययन करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के जीवों को सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध तरीके से सजाना होता है। जीवों को हम क्या करते हैं, जब तक हम उसको सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध तरीके से उसको नहीं रखेंगे, उसका अध्ययन नहीं करेंगे, तो फिर हम जीवों के बारे में सही रूप से उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। अलग अलग प्रकार के तथा मौलिक अंतर पैदा करने वाले विशिष्ट लक्षणों के आधार पर समूह बनाना होता है। उनको हम अलग अलग विशिष्ट लक्षण के आधार पर उनका समूह करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। और इन समूह में से छोटे समूह का निर्णय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जाता है। फिर उसमें से समूह बनाते हैं। इस तरह से हम उसका क्या करते हैं, एक समूह बना के फिर उसका विधिवत रूप से अध्ययन करते हैं। वर्गीकरण का आधार,
जीवों की विविधता के अध्ययन को सहज करने हेतु हम उनकी समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में बांटते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का सुव्यवस्थित और क्रमानुसार विभिन्न समूहों में विभाजन, उनका जैविक नामकरण तथा उससे संबंधित सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान यानी कि टैक्सोनॉमी कहते हैं। जिस प्रकार आप किसी वर्ग में होते हैं, क्लास में होते हैं, कक्षा में होते हैं, तो आपके विशिष्ट गुणों के आधार पर आप लोगों को एक कक्षा में, एक सेक्शन में रखा जाता है। उसी प्रकार कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर जीव जंतुओं को एक विशिष्ट वर्ग में रखा जाता है। फिर उन वर्गों को फिर छोटे छोटे समूहों में, फिर उनके विशिष्ट लक्षणों को आधार पर अनेक अनेक छोटे समूहों में फिर उनको डिवाइड किया जाता है। और जिस शाखा में हम जैविक नामकरण करते हैं जीवों का, उससे संबंधित अध्ययन करते हैं, उनको विभिन्न समूहों में विभाजन करके उनका अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे वर्गीकी यानी कि वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, टैक्सोनॉमी उसको कहते हैं। एक प्रख्यात यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके वायु, जल तथा स्थल में रहने के आधार पर किया। सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किसने किया, तो अरस्तु नामक महान वैज्ञानिक जो थे, यूनानी विचारक थे, दार्शनिक थे, उन्होंने जीवों का वर्गीकरण सबसे पहले वायु, जल तथा स्थल में रहने के आधार पर किया, जिसके चलते समुद्र में रहने वाले बड़े जीवों जैसे व्हेल तथा छोटे जीवों जैसे स्टारफिश को एक साथ रखा गया, जो आपस में काफ़ी भिन्न थे। वे सबसे पहले इन विचार दिए कि सभी जीव जंतुओं को अलग अलग भागों में रखना चाहिए, लेकिन उनका जो वर्गीकरण का जो सिद्धांत था वो वायु, जल तथा स्थल में रहने वाले प्राणियों के आधार पर किए। लेकिन उसमें क्या है कि व्हेल भी उसी कैटेगरी में आ जाते थे और स्टारफिश वगैरह जो है वो भी उसी कैटेगरी में आते थे, जबकि दोनों में कोई समानताएं नहीं थी, दोनों में काफ़ी ज़्यादा भिन्नताएं थी। इन सबों में एकमात्र समानता इनका वास स्थान था। मतलब इनमें सबसे ज़्यादा समानताएं क्या मिली कि ये एक जगह रहते थे, यानी कि पानी में रहते थे। इस प्रकार के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार पर सही नहीं कहा जा सकता है। सिर्फ पानी में रहने या स्थल में रहने या हवा में रहने के कारण अगर उनका हम क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करें तो फिर यह वैज्ञानिक रूप से सैद्धांतिक नहीं लगता है, यह तर्कपूर्ण नहीं लगता है। फिर कैरोलस लीनियस नाम के एक वैज्ञानिक हुए जो 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम वर्गीकी या टैक्सोनॉमी की स्थापना की। लीनियस साहब ने सबसे पहले क्या किया कि विधिवत रूप से वर्गीकी या टैक्सोनॉमी का स्थापना किया और अंततः उन्हें वर्गीकी का जनक यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किनको कहते हैं, तो कैरोलस लीनियस को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। सर्वप्रथम इन्होंने ही क्या किया, वर्गीकरण की पद्धति को प्रस्तुत किया, जो भी आज भी हम उसको फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं। लीनियस की योजना के अनुसार वर्गीकरण की केवल 4 ही इकाइयाँ थी, जैसे संघ, फाइलम, क्लास, वर्ग, वंश, जेनरा तथा जाति, स्पीसीज। किंतु उनके समय से अब तक इसमें और भी अनेक इकाइयाँ जोड़ी गई। सबसे पहले किन्होंने टैक्सोनॉमी का स्थापना किया, तो टैक्सोनॉमी का इसका स्थापना कैरोलस लीनियस ने किया, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। और उन्हें इस वर्गीकरण में 4 इकाई को जोड़ा। सर्वपहले उन्होंने किसी जीव को फाइलम में रखा, फिर उसका वर्ग में रखा, फिर उसका जेनेरा को अलग किया, फिर उसको स्पेशल एक जाति में रखा, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि वर्गीकरण की अब अनेक इकाइयां हैं, जैसे संघ, वर्ग, गण की ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश तथा जाति। इन इकाइयों को और भी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है, जिन्हें उपसंघ, सब फाइलम, उपवर्ग, सब क्लास, उपवंश, सब जेनियस तथा उपजाति, सब स्पीसीज के आधार पर फिर हम उसको छोटे छोटे इकाइयों में उसको बांट सकते हैं। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वप्रथम यह जानना जरूरी है कि इसमें क्या क्या समानताएं हैं। इस आधार पर इन जीवों के समूहों को एक साथ रखा जाता है। जैसे क्लोरोफिल वर्णक विहीन सारे पौधे को कवक में के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है उसको किस कैटेगरी में रखा गया है, उसको फंगी यानी कि कवक के अंतर्गत रखा गया है। जीवों के वर्गीकरण में परस्पर संबंधी लक्षणों का एक पदानुक्रम HD बनाया गया है। सबसे निचले स्तर पर अव्यवस्थित
जीवों का समूह बृहत्तम वर्ग को निर्धारित करते हैं। इन जीवों में पाए जाने वाले लक्षण दूसरे समूह के जीवों के लक्षण से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन इसके बाद के स्तर के जीवों का लक्षण पहले के स्तर के जीवों के लक्षण पर निर्भर करता है। बाद के स्तर के जीवों के प्रकार का निर्धारण जो करते हैं। इस प्रकार जीवों के वर्गीकरण का एक सोपान बनता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम जीवों के वर्गीकरण का एक स्तर बनाते हैं, है ना। इसमें एक पत्थर की दीवार के उदाहरण से समझा जा सकता है। विभिन्न आकृति एवं आकार के पत्थरों से दीवार का निर्माण होता है, जिसमें ऊपर की ओर लगने वाले पत्थरों का आकार नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करता है, जबकि नीचे के पत्थर ऊपरी पत्थरों के आकार को प्रभावित करते हैं। यानी कि जिस तरह से हम फैमिली में, क्लास में, जेनेरा में, स्पीसीज में, सब फाइलम, सब क्लास, सब जीनियस, सब स्पीसीज में बांटते हैं, तो उसमें किसी न किसी एक गुण को, एक विशिष्टता को ध्यान में रखकर उसको फिर वर्गीकरण किया जाता है। जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति से शुरू करते हुए निम्नलिखित जटिल गुणों की अग्रसर होते हैं। सबसे पहले, क्या कोशिका प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? क्या आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। दूसरी ओर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, है ना। मतलब हम पहले सरल से जटिल की ओर जाते हैं कि सबसे पहले तो देखेंगे कि वो कोशिका जो है उसके प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, फिर उसको उस तरह से हम लोग उसको एक कैटेगरी में रखेंगे। फिर आता है कि क्या जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय है। अब आता है कि जीव एक कोशिकीय जीव है या फिर बहुकोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीवों में जीवन संबंधी सारा कार्य एक ही कोशिका भीतर संपन्न होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, जीवों में कोशिकाओं का समूह रहता है। इन बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है तथा खास कार्यों के लिए विशिष्ट अंग का निर्माण कोशिकाओं के समूह द्वारा होता है। फिर प्रश्न आता है कि क्या जीव अपना भोजन स्वतः बनाते हैं या भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। हरे पौधे जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खाद्य पदार्थ का निर्माण खुद करते हैं, जबकि हाँ जितने सारे जीव हैं वो क्या है कि दूसरे पर खाद्य के लिए, अपना भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। पौधों में शारीरिक संगठन किस स्तर का है? पौधों का जो शारीरिक संगठन है वो पेड़ हैं, पौधे हैं, लत्ती वाले हैं या झाड़ वाले हैं या बड़े बड़े हैं, वो किस प्रकार है, इस स्तर को भी देखा जाता है। फिर जंतुओं में खास कार्य संपन्न करने के लिए कौन से विशिष्ट अंग हैं, जैसे उनका चलने के लिए पैर है या उड़ने के लिए पंख है, या उनका शारीरिक संगठन किस स्तर का है, फिर इन सब चीज़ों को फिर देखा जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि पौधों का शरीर भोजन निर्माण करने के अनुरूप, जबकि जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन करने के अनुरूप विकसित होता है। अगर हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो फिर हमें पता चलता क्या है, इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सब पौधे जो हैं जंतुओं से थोड़े से भिन्न होते हैं। पौधों का शरीर जो होता है वो भोजन निर्माण के अनुरूप होता है, जबकि जंतुओं का शरीर जो है वो बाहरी भोजन ग्रहण करने के अनुरूप विकसित होता है। तो आज के लिए इतना ही। आज से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जीवों में विविधता, और आगे इसके बहुत सारे सीरीज आएंगे। तो आप सभी बच्चे, मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी बने रहिए और क्लास रेगुलर करते रहिए ताकि आपको इससे लाभ मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।